नमस्कार, मैं हूं तन्वी और अपने तमाम दर्शकों का करती हूं दिल से स्वागत आपके खुद के ही कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, रियल बाजार में हम उन तमाम बिंदुओं से आपका परिचय कराते हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ी होती हैं, और उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी जगह पर मकान, जमीन या फिर फ्लैट की खरीदारी कई बातों पर निर्भर करती है। न सिर्फ इसलिए हम कहीं भी ज़मीन, फ्लैट या मकान खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी कीमतें कम है, या फिर इसलिए क्योंकि वो अच्छी जगह पे है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, ऐसी तमाम बातें होती हैं जिसका ध्यान हमें रखना होता है। और उसमें अगर हम सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात चुनें तो वो होगी शहर की स्थिति। जी हाँ, हम कहाँ अपने ज़मीन की खरीदारी कर रहे हैं, वो शहर कैसा है, क्या वो शहर ऐसा है जिसमें हम अपनी एक लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्या वो शहर ऐसा है जिसमें बदलाव होने की गुंजाइश है। और आइए उसी क्रम में हम आपको देखते हैं कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के लिहाज से हमारा पटना कैसा है और इसमें किस प्रकार के बदलाव की आगे अपेक्षाएं हैं, क्योंकि अभी बातें बहुत हो रही हैं इसे एक चेंज सिटी के रूप में देखने की, लेकिन क्या ये बदलाव सच में हमारी आंखों के सामने आ पाएगा? आज इन्हीं तमाम बिंदुओं को हम खंगालने की कोशिश करेंगे इस खास कड़ी में। भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है और सौभाग्य से पटना भी उस योजना में है। मगर वर्तमान में जो पटना शहर की स्थिति है उसमें इसे स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने की दिशा में कई दिक्कतें आने की संभावना है। पटना मास्टर प्लान जो 2031 है उसमें स्पेशली उन्होंने पटना के इस साइड का, जो कि गंगा के सदर्न साइड का ही लिया है। बेसिक यही है, जबकि किसी भी शहर का, चाहे दिल्ली का हो चाहे किसी भी शहर का है, उसके सैटेलाइट टाउन का भी ध्यान रखते हैं। तो सैटेलाइट टाउन में इन्होंने इसको पकड़ा है, मसौरी पकड़ा है, फतुहा पकड़ा है और इधर बिहटा हुटा को भी लिया है। लेकिन जैसे हाजीपुर है, सोनपुर है, बिद्दुपुर है, इस सब को छोड़ दिया इन्होंने, जिसको पकड़ना चाहिए था हम लोग। गंगा के दक्षिणी किनारे बसा पटना के पास 1981 के बाद से कोई मास्टर प्लान नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना अनप्लान्ड सिटी के रूप में उभरा। तेजी से शहर में बदलाव होते गए, लेकिन उन अनुपात में पटना शहर नहीं बदला। साधारण आदमी के रीच के एकदम बाहर चला गया। पटना का ग्रोथ नहीं होने का एकमात्र कारण जो मुझे समझ में आया है, पटना एक एंशिएंट टाउन है। यहाँ पर पहले से ज़मीन की तो किल्लत थी ही, ये बसा हुआ टाउन था और अनऑर्गेनाइज्ड वे में बसा हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा माने इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप नहीं था। उदाहरण के स्वरूप पे मैं इतना बता सकता हूँ, कटक एक टाउन उड़ीसा में, जब सरकार ने, वहाँ के सरकार ने देखा कि वो नहीं हो सकता है डेवलप किसी भी हालत में, और प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ही ज़्यादा भाग रही थी, तो उन्होंने भुवनेश्वर बसाने का सोचा आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस तरह मुंबई के बाद में नई मुंबई बसी। इस तरह से सैटेलाइट टाउन विद इन दी रेंज, जहाँ या तो पहाड़ हो या नदी का बांध हो सकता, बंधा जा सकता है। जैसे हमारे पास में गंगा है, गंगा को बांध के काफ़ी बड़ा टाउनशिप उधर पटना में आ सकता है, तो प्रॉपर्टी का दाम भी रीजनेबल होने की एक संभावना बनती है। पटना का पहला मास्टर प्लान 1962 में आया, लेकिन पूर्ण रूप से मास्टर प्लान नहीं बन पाया। कारण था सिटी में हो रहे तेजी से जनसंख्या वृद्धि, मकानों की मांग, पानी सप्लाई, ड्रेनेज प्रॉब्लम, ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतें। इन सारी परेशानियों के कारण मास्टर प्लान रिवाइज्ड करने की सोची गई, जिसे 1982 में अपडेट किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से इसे भी क्रियान्वित नहीं किया जा सका। 2001 में जनसंख्या की मांग को पूरा करने एवं विकास को रेगुलेट करने के लिहाज से पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार यानी PRDA ने पटना के शहरी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान सोचा, जिसमें पटना समेत दानापुर, खगौल, हाजीपुर, फतुहा और फुलवारी शरीफ को भी शामिल किया गया। बावजूद इसके 2001-2021 मास्टर प्लान भी अस्तित्व में नहीं आ सका।
पटना में बदलाव की बातें तो हो रही हैं, लेकिन अगर सच्चाई की धरातल से देखें तो पटना अभी भी एक व्यवस्थित सिटी के रूप में बस नहीं पाया है। अभी जो योजनाएं बन रही हैं वो धरातल पर उतर नहीं पाई हैं और जब तक सही मायनों में इसका कार्यान्वयन नहीं होगा तब तक ये योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और अगर हम कीमतों की बात करें, जो ज़मीन, मकान या फ्लैट की हैं, उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में शहर की स्थिति का बढ़िया ना होना और कीमतों का बढ़ते जाना लोगों को इस शहर में खिंचाव कम करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसी तरह की आगे बहुत सारी बातें हैं जिसकी जानकारी हमें आप तक पहुंचानी है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए रियल बाजार और बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। और आज हम बात कर रहे हैं पटना शहर की, उस पटना शहर की जिसे हम एक बहुत सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। पटना में बदलाव की बातें हो रही हैं, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा है, जो कि एक बेहद आवश्यक जानकारी है और इसे बदलना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि पटना में बदलाव नहीं होने के कारण, इसकी स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे प्रभावित हो रही हैं और हमारा रियल एस्टेट भी इसमें से एक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के आंखों में एक सपना पल रहा है, अपने घर का सपना, और अपने घर का सपना उस शहर में साकार करने का सपना, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर शहर हो। और पटना कहीं ना कहीं इन मानदंडों में पीछे छूट रहा है। आइए इसी बारे में आपको कुछ और भी खास जानकारियां देते हैं। 25 जुलाई 2014 को नए मास्टर प्लान 2031 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, जिसका प्रारूप तैयार हो चुका है और नगर विकास, टाउन प्लानर, विशेषज्ञों और आम लोगों की राय मांग रही है, ताकि आने वाला मास्टर प्लान अधिक व्यवहारिक हो। इधर आप सैटेलाइट टाउन देखें तो पुनपुन है, या बिहटा की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में भी उभरता जा रहा है धीरे धीरे। उसके बाद आप देखें तो अभी जैसे मॉडल टाउन की बात है, ये आपको पटना से हट के बात करनी पड़ेगी। ये 4-5 जगहें हैं, जैसे कि गया है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया साइड में। इस तरह से क्या है कि जो अप कंट्री के लोग हैं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पटना के बाहर के लोग जो हैं वो पटना में आज कन्वर्ज कर रहे हैं, जबकि उनको सारी सुविधाएं पटना में ही केवल दिख रही है। ये सारी सुविधाएं अगर 4-5 बड़े जगहों पे अगर ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आज मेरा ये सोच बनता है एक तरह का कि वो काफ़ी वो डिस्ट्रीब्यूट होने की संभावना बनती है। पटना का नया मास्टर प्लान 2031 20 साल के लिए होगा। नए मास्टर प्लान के मुताबिक पटना वर्तमान पटना से 4 गुना बड़ा होगा। वर्तमान पटना 250 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 1167 स्क्वायर किलोमीटर होगा। पटना का मास्टर प्लान 2031 भुवनेश्वर मॉडल पर आधारित होगा। प्रस्तावित पटना मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का विस्तार उत्तर में गंगा, दक्षिण में पुनपुन, पूरब में फतुआ और पश्चिम में बिहटा तक होगा। यानी पटना में खुसरूपुर, मनेर, फुलवारी, पुनपुन, बिहटा, दानापुर, खगौल, तनियावा, मसौड़ी, नौबतपुर, धनरुआ, फतुआ, संपतचक आ जाएंगे। एक मदर सिटी होती है। मदर सिटी में क्या होता है कि सब चीज़ रहता है। एक मदर सिटी होती है और उसका छोटा छोटा बच्चा होता है ना, जिसको जो बहुत चीज़ इसके पास में नहीं रहता है, लेकिन छोटा छोटा चीज़ रहता है और छोटा सिटी सेंटर रहता है, छोटा सिटी सेंटर हो। तो पटना इस केस में पटना जैसे हो गया मदर सिटी, और पटना के सराउंडिंग हो गया जैसे मसौड़ी, बिहटा, फिर बाढ़, बख्तियारपुर, हाजीपुर, सोनपुर, ये सब हो गया इसके सैटेलाइट टाउन। स्मार्ट सिटी के अनुरूप मास्टर प्लान 2031 में वे सारी खूबियां हैं जो पटना को स्मार्ट बना सकती हैं। पर्यावरण के लिहाज से नए मास्टर प्लान में 60% एरिया ही अर्बन होगा, जबकि 40% एरिया हरियाली के लिए छोड़ना जरूरी है।
दूसरी तरफ 50% एरिया रिहायशी होगा और 50% कमर्शियल, और शहर के अंदर की सड़कें भी 15 से लेकर 60 फीट तक चौड़ी होंगी। पूर्व के मास्टर प्लान की तरह नए मास्टर प्लान की राह में भी काफी मुश्किलें हैं। अब तक मास्टर प्लान पर 447 आपत्तियां और सुझाव मिल चुके हैं। आपत्तियों पर मंथन के लिए इसे कमेटी में भेजा गया है, जो 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कि अभी का जो मास्टर प्लान है इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली इसको पटना के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस दिन जान जाएंगे कि ये चीज़ है, उस दिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग लोग को तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा नहीं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेसिक नहीं मिलेगा तो उनको तो दिक्कतें होगी। केवल एक कागज़ पर रह जाएगा। ये उनको सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। शहर के प्लानिंग की अभाव की बात करें तो इस स्थिति में ना तो शहर रहने लायक बन पाएगा और ना ही ग्रोथ वाइज अगर हम बात करें तो नतीजा सिफर ही रहेगा। ना सिर्फ पटना की बल्कि ऐसे अनेक शहर हैं जिसमें अगर सही ढंग से प्लानिंग के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए तो वो शहर तरक्की करके भारत के विकसित शहरों की तुलना में काफ़ी अच्छे काम करने लगेंगे और वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन भी बेहद आसान, बेहद सुंदर और सुलभ हो जाएगा। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द एक अच्छी प्लानिंग के साथ इन सभी शहरों का कायापलट हो, क्योंकि इस एक चीज़ के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं और इस एक चीज़ को सही ढंग से लागू करने के साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। कुछ ऐसी ही और भी बातें हैं जिसे हमें आप तक पहुंचानी है, जिसके बारे में हमें आपको कुछ बेहद खास बातें बतानी हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। हम बस यूँ लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। दोस्तों, पटना एकमात्र ऐसा शहर है जो बिहार के विकसित शहरों में गिना जाता है और यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ा जा रहा है, क्योंकि यही ऐसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है जो बाकी शहरों में उपलब्ध नहीं है। लिहाजा यहाँ लोग रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने लगे हैं और जब लोगों का यहाँ पे दबाव बढ़ा है, जाहिर सी बात है ज़मीन उस हिसाब से बढ़ नहीं सकती। लोगों के दबाव बढ़ने से यहाँ अव्यवस्था फैली है और ज़मीन और मकान की कीमतों में इजाफा भी। इसका एक सीधा और आसान सा रास्ता ये है कि हम पटना के अलावा वो बाहरी शहर जो कि बिहार में व्यवस्थित हैं, उन्हें भी एक सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करें। लिहाजा लोगों का रुझान यहाँ भी होगा और एक सही प्लानिंग के साथ इन शहरों का भी विकास किया जाएगा तो लोग खुद ब खुद यहाँ रहने के लिए उत्सुक होंगे और इस प्रकार पटना से लोगों की जनसंख्या का दबाव तो कम होगा ही और बिहार भी न सिर्फ एक शहर के कारण बल्कि ऐसे बहुत शहर के कारण खुद को गौरवान्वित महसूस करेगी जो कि विकसित होंगे। तो आइए इसी बारे में आपको देते हैं कुछ खास जानकारियाँ। मास्टर प्लान नहीं बनने से पूरे बिहार में भ्रम की स्थिति है। इसी बीच नए बायलॉज ने और भी उलझने बढ़ा दी हैं। सबसे अधिक कंफ्यूजन रेसिडेंशियल, कमर्शियल के इस्तेमाल एवं सड़कों की चौड़ाई एवं FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर बरकरार है। मतलब ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी जगह अवेलेबल है ही नहीं। जब चूंकि 10.5 करोड़ की आबादी है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम हैं, तो लैंड फ्रेगमेंटेड है, तो इस केस में प्रैक्टिकली बड़ी ज़मीन मिलना हमें मुश्किल है। तो हमें जो भी बायलॉज बनाने चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि इस बायलॉज में अगर पब्लिक ओपिनियन आ रही है कि भाई इसमें सुधार चाहिए, तो एक सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और कि इस बायलॉज में जो गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों को सुधारना चाहिए, जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर का सही में अच्छा ग्रोथ हो और एक आम आदमी के पास अपने बजट के अंदर वो एक प्रॉपर्टी खरीद सके। जानकारों के मुताबिक मास्टर प्लान के बाद ही बायलॉज आना चाहिए था और यदि बायलॉज में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, तो उसे यथासंभव दूर कर लेना चाहिए। तभी एक स्मार्ट और आइडियल पटना की परिकल्पना की जा सकती है। बिल्डिंग बायलॉज अभी नया जरूर आया है अपने पास, बस उस बिल्डिंग बायलॉज में जो हमने सुझाव दिए थे एज इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से, किसी भी शहर में वर्टिकल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ सकते हैं, तो पटना के पास चूँकि 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल स्कोप नो डाउट हमारे यहाँ कम है, बट वर्टिकल स्कोप हम जा सकते थे। खाली एक ही रेस्ट्रिक्शन आ रही थी हमारे पास, रोड विड्थ या हाइट एयरपोर्ट के कारण, चूँकि पटना एयरपोर्ट टाउन का पार्ट है। फिर भी 10 तल्ले की बिल्डिंग तक एयरपोर्ट वाले को कोई बहुत ऑब्जेक्शन नहीं होता है,
तो हम कम से कम जो पटना में कॉमन ट्रेंड है G+3 या G+4 का, उसको हम G+7 G+8 कम से कम अलाउ कर सकते थे। प्लस जहाँ रोड विड्थ 30 फीट या 40 फीट से ज़्यादा हो, वी कुड अलाउड दिस। अगर ये भी अलाउ करते हैं तो मेरे को मानना है कि 50% एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ निकल जाएगी, जिससे जो डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। बट सरकार ने हमारे इस विचार को नहीं माना, और सरकार ने जो बिल्डिंग बाई लॉज निकाला है, प्रैक्टिकली उसमें बिल्डिंग बनाना आज के दिन बहुत ही मुश्किल है, और पटना के पास विड्थ बढ़ने की जगह नहीं है, तो वी नीड अ न्यू टाउनशिप ऑल टुगेदर। अब नई टाउनशिप बनाना इस प्रैक्टिकली आप देख लीजिए बिहार में, क्या किसी भी आज पूरे हिंदुस्तान में अगर आज़ादी के बाद देखिएगा तो शायद 5-7 ही टाउनशिप ग्रो हो पाई। पटना मास्टर प्लान का जो भी बनाया उनका स्टडी प्रॉपर नहीं है, उनको अच्छा से स्टडी करके उन्होंने सीधे उठाया, जैसे होता है ना कि दिल्ली में बैठ के पूरा अमेरिका में डिज़ाइन कर रहे हैं, उस तरह से अभी पटना का मास्टर प्लान बनाया। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें इन्होंने फिर ये नहीं सोचा है जो भी हमारा सबसे किसी भी शहर के लिए, जैसे मान के चलिए कि चंडीगढ़ टाउन है, चाहे भुवनेश्वर टाउन है। चंडीगढ़ टाउन बना है स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्किटेक्ट प्लानर थे ली कॉर्बूजियर, उन्होंने बनाया था। और ये चंडीगढ़ का ये भुवनेश्वर टाउन बना है ऑटो कोइंसबर्गर बनाए हैं, ये भी बहुत बड़े जर्मनी के बहुत बड़े आर्किटेक्ट प्लानर थे कोइंसबर्गर। लेकिन सब में स्लम आ गया। कारण क्या? क्योंकि वो लोग शहर जो बनाया स्पेशली बनाया वीआईपी के लिए। मास्टर प्लान के अभाव में ही शहर का पूर्ण विस्तार नहीं हो पाया, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ जमीन फ्लैट की दामों में अप्रत्याशित वृद्धि। ऐसी वृद्धि कि आम लोगों के घर का सपना ही रह गया। पटना का रियल एस्टेट मार्केट अगर हम देखें तो पिछले 5-7 सालों में वैल्यू वाइज ग्रो किया है, चाहे वो लैंड की प्राइसेस हों, चाहे वो अपार्टमेंट की प्राइसेस हों या ऑफिसेज के प्राइसेस हों। मे बी डिमांड सप्लाई की सिचुएशन में सप्लाई साइड हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाए, और डिमांड चूँकि पटना ही एक शहर है बिहार में, जो मेरा मानना है कि जहाँ रीज़नेबल लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे ऑफिसेज हैं जहाँ लोगों को नौकरी मिल जाती है, बिज़नेस है। तो पूरे बिहार से हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लोगों का एक ही ध्यान रहा कि भाई पटना शिफ्ट करें, फैमिली का कोई एक मेंबर हो, चाहे खुद भी शिफ्ट करें। उस कारण पटना पे डिमांड प्रेशर बना रहा, सप्लाई उतनी आ नहीं पाई। तो पटना इन एंड अराउंड इसीलिए प्राइसेस पिछले 5-7 सालों में अच्छे भागे हैं, और आज के दिन दाम सही में इतने हो गए हैं कि एक आम आदमी के बजट के बाहर हो चुके हैं। तो रेट तो भागता ही गया, और इस तरह से भागा कि लोग तो चाह रहे थे मुझे पटना में कुछ भी कीमत पे चाहिए। यही एकमात्र कारण हुआ कि रेट भागने का, और हम नाइदर वर्टिकली नॉर हॉरिजॉन्टली एक्सपांड कर पाए, प्लान कर पाए रादर, कि हमको क्या, हमारा क्या विज़न होना चाहिए। तो अभी भी लेट नहीं है, वी हैव टू माने थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो काफ़ी इसका पटने का प्रेशर अगर कमेगा तभी जाके यहाँ रेट रीजनेबल होगा। देश विदेश में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसे अमल में लाकर पटना को भी सामान्य बनाया जा सकता है। उड़ीसा की राजधानी कटक के समानांतर भुवनेश्वर को डेवलप किया गया, और जैसे मुंबई के लिए नवी मुंबई और दिल्ली पर से दबाव कम करने के लिए एनसीआर बनाया गया, वैसे ही पटना का भी विस्तार संभव है। जैसे दिल्ली में है, जमुना पहले एक ही तरफ दिल्ली थी, अब जैसे ट्रांस जमुना एरिया में गया तो सारा का सारा अभी मयूर विहार से लेकर सब ट्रांस जमुना एरिया में भर गया दिल्ली। वहाँ थोड़ा थोड़ा पुल बनाना पड़ा तो पड़ेगा, लेकिन जो लीनियर में जो खर्च होता है, अब सोच सकते हैं कि यहाँ से बीटा तक के रोड बनाना पड़ेगा, 4 लेन बनाना पड़ेगा, तो उसमें कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो उससे अच्छा है ना कि हम 4 किलोमीटर इधर कॉस्ट बढ़ा के इधर शहर को स्प्लिट कर दें। हम उधर बीटा में भाग रहे हैं, आरा भाग रहे हैं, हम क्यों नहीं इधर बख्तियारपुर तरफ भाग सकते हैं? जैसे 3-4 शहर और डेवलप कर देने चाहिए, जिससे कि आदमी सिर्फ पटना ही क्यों गया, अभी डेवलप हो सकता है, मुजफ्फरपुर भी हो सकता है, भागलपुर भी हो सकता है, पूर्णिया भी हो सकता है। बट सरकार को इसकी पूरी प्लानिंग लेनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एयरपोर्ट भी बनाने होंगे, न्यू बस स्टैंड्स बनाने होंगे, रोड्स बनाने होंगे, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, काफ़ी पैसा खर्चा होगा, काफ़ी प्लानिंग है। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे सरकार से, अगर बिहार को ग्रो करना है तो 5-7 मॉडल टाउन बनाए, जिससे कि पटना का प्रेशर ईज हो, तब यहाँ पे फिर रहने लायक जगह बनेगी। दोस्तों, आज हमने बात की पटना की, उस पटना शहर की जो हमारा अपना शहर है।
उस पटना शहर की जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से एक सही प्लानिंग के अभाव में ये शहर अपने आप को उस तरह से विकसित नहीं कर पाया है जिस तरह से इसे विकसित होना चाहिए था। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द एक सही प्लानिंग यहाँ पे लागू की जाए, जिससे इस शहर का पूरी तरह से विकास हो और साथ ही साथ बिहार के वैसे शहर जो पटना की तरह विकसित नहीं है उन्हें भी विकसित करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया जाए, ताकि हमारा बिहार न सिर्फ एक पटना शहर पर बल्कि और शहरों पर भी गौरवान्वित महसूस हो सके। इसके साथ ही दर्शकों, हमारा वक्त आ चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते अपने सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में है कोई सवाल या फिर आप हमें देना चाहते हैं कोई सुझाव, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। पटना शहर में प्लानिंग लागू करना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हाँ, अपने घर को, अपने पास पड़ोस को, अपने पटना शहर को साफ और सुंदर रखना ज़रूर हमारे हाथ में है। सरकार के साथ अपना भी हाथ बढ़ाएं, कदम को आगे बढ़ाएं और निश्चित तौर पर ये मान के रखें कि हमारा पटना सुंदर पटना, स्वच्छ पटना में तब्दील होकर रहेगा। इसी के साथ मैं तन्वी अपनी पूरी रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।